अपने समाज की बात करेंगे, ना कि किसी दूसरी बात करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, हमारे समाज के बहुत बड़े नायक कह सकते हैं, बहुत बड़े एक राजा हुआ करते थे कोटा के अंदर, कोटिया भील। उनकी आज जयंती है और इस जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके इतिहास के बारे में जोगाराम जी दुबका साहब ने आपको बहुत विस्तृत जानकारी दे दी थी कि किस प्रकार से कोटा का नाम अस्तित्व आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोटिया भील ही नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे कि पुराने टाइम में राजतंत्र, जब राजा महाराजा का शासनकाल चलता था, उस टाइम भी हम लोगों की शासन प्रणाली उस टाइम भी चल रही थी। लेकिन इतिहास में वो हम लोगों को जगह नसीब नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी हम लोग पढ़े हुए लिखे नहीं है, आज भी हम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। तो पुराने टाइम में पढ़ना लिखना तो बहुत बड़ा एक चुनौती हुआ करती थी, पढ़ नहीं पाते थे। तो वो इतिहास, जिस इतिहास में हम लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी, वो नसीब नहीं हो पाई। तो ऐसे ही हमारे एक राजा थे जिनका नाम रघुआ भील था, और कोटिया एक है जो उपाधि हुआ करती थी, और वो कोटा जो जनपद हुआ करता था, जिसे जिला भी कैसे अभी वर्तमान में जिला कहते हैं, उस जिले में वो शासन किया करते थे। और कोटा के जो इर्द गिर्द आज भी लाखों की संख्या में भील लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि कोटा के जो संस्थापक हैं, या जो कोटा की जो स्थापना की है, वो भीलों ने नहीं की, वो किसी और राजाओं ने की। राजपूत राजा का नाम आता है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत इसके बहुत उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि जिस जगह पे भील लोग पहले से रहते आ रहे हैं, राजपूतों ने शासनकाल वहां शुरू किया। बूंदा जो मीणा थे, उनके राज्य को छीनने के बाद बूंदा मीणा को जब उन्होंने हराया, तो बुद्धि के ऊपर उन्होंने राज स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने कोटा पे राज स्थापित किया। तो उसके बाद उन लोगों ने कोटा के अंदर शासन शुरू किया। तो लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है कि कोटा की स्थापना वो राजपूत राजाओं ने की थी। लेकिन जब हम लोग समझते हैं, हम लोगों के पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है, कि जिस टाइम भील लोग पहले से रहते आ रहे हैं, आज भी रहते आ रहे हैं, आज भी उसके इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ भील लोग रह रहे हैं, तो कोटा की स्थापना भीलों ने न करके दूसरों ने कैसे कर ली है? जो पहले जो रह रहा है वही तो उसका स्थापना करने वाला व्यक्ति हुआ, उसकी नींव उसी ने तो रखी है। आज भी कोटा भील के द्वारा जो किले बनाए गए थे वो आज भी है। दौलतपुरा, अकलेश्वर गढ़, एक अकेलगढ़ एक करके उनका कोई स्थान का नाम है, वहाँ पे आज भी उनके किले जिनके अवशेष जिंदा है वहाँ बने हुए पड़े हैं। लेकिन दुखद की बात यह है कि उनको आज भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, या फिर दूसरी पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने ये पैरवी नहीं की उन किलों को सुरक्षित रखें या फिर उनको संरक्षित रखें। बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि वो भील होने की वजह से उनको दरकिनार कर दिया गया। एक भील राजा होने की वजह से उनको दरकिनार कर दिया गया। क्योंकि जो दूसरे किले हैं, अब जैसे जोधपुर के किले का ले लीजिए, जैसलमेर के किले का ले लीजिए, या फिर आपके यहाँ नागौर के किले का ले लीजिए, या फिर जयपुर के किले का ले लीजिए, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, और उनकी सजावट की है, उनके लिए रहने करने की व्यवस्था की है। तो कोटा भील उनका भी एक किला हुआ करता था। उस किले को उन लोगों ने न उसका पुनर्निर्माण करवाया, न उसको सुरक्षित या फिर संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के कानून नियम बनाए। तो ये चीजें क्यों हुई हमारे साथ में? और कोटा भील की वहां पे समाधि भी बनी हुई है। सिवाय भीलों के वहां पे और दूसरी जाति के या फिर दूसरे कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं जाते हैं। जिस राजा की समाधि वहां पे बनी हुई है, दूसरे लोगों को, आस पड़ोस के जो दूसरे लोग हैं जिनके कोटा भील राजा हुआ करते, उनको भी पता नहीं है कि कोटा भील की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में भूमिया जी के मंदिर कैसे बने हुए हैं कि छोटी सी तस्वीरें लगा के इस प्रकार से हम लोग को जाते हैं तो नारियल चढ़ा देते हैं या फिर अगरबत्ती कर देते हैं। इस प्रकार की नॉर्मल चीजें हैं। एक बहुत बड़ी जनपद के जो राजा हुआ करते थे, उनके साथ जाति के नाम पे, एक भील होने के नाम पे उनको जो एक तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, वो एक बड़ा दुखद है, वो बड़े एक बहुत चिंता का विषय है। तो ये चीजें हो रही है। जोगाराम जी ने बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा छल कपट हुआ, कोटिया भील के साथ बहुत बड़ा छल कपट हुआ, और वो छल कपट आज भी हमारे साथ जारी है। वो पुराने टाइम से जो शुरू हुआ था छल कपट, वो आज भी हमारे साथ जारी है। कोटिया भील से
2 बार युद्ध करने के बाद राजपूत राजाओं को समझ में आ गया कि हम इनको हरा नहीं सकते, इनको हम हरा नहीं सकते, क्योंकि भील पुराने टाइम में भी शक्तिशाली हुआ करते, तो आज भी शक्तिशाली है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत अभी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे अंदर जो ताकत है उसका एहसास नहीं कर पा रहे। पुराने टाइम में जो भीलों का जो इतिहास रहा था, या फिर भीलों की जो शक्तिशाली जो ताकत हुआ करती थी, उस ताकत को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। 2 बार युद्ध करने के बाद उन्होंने एक स्कीम चलाई, एक प्रणाली चलाई कि इस कोटिया भील को कैसे परास्त करें। तो उन्होंने कहा कि इनको पुराने टाइम में संधि हुआ करती थी, जैसे वार्तालाप या फिर कहते हैं ना राजीपा, जैसे आज हम लोग कह सकते हैं। तो उस प्रकार की एक समझौतों के लिए उन्होंने बुलाया। तो कोटिया भील वो उनके झांसे में आ गए, या फिर उन्होंने किसी प्रकार के इसे क्या बात की होगी जिसकी बात सुनकर कोटिया भील उनके राज्य में आए, और उनको पूरी रात को दारू पिलाया गया। उनके सेना जितने भी सैनिक थे सबको दारू पिलाया गया, ताकि इनको मदहोश करके, इनको बेहोश करके इनको मारा जाए। लेकिन कोटिया भील भी उन्होंने वहां पे समझदारी दिखाई, उन्होंने दारू नहीं पिया, लेकिन उनके जो सैनिक थे उन्होंने दारू पिया। और उन लोगों राजपूत राजाओं को जैसे पता चला कि हाँ अब ये भील लोग पूरे मदहोश, ये अब पूरी तरीके से नशे में धुत हो रखे हैं, तो उन लोगों ने वहां पे जो बारूद बिछा रखा था उसमें आग लगाने शुरू कर दी और युद्ध शुरू हुआ। लेकिन फिर भी भील लोग दारू में नशे में होने के बाद भी उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और 300 राजपूत जो हाड़ा राजपूत थे उनके सैनिकों को वहां पे मारा, और 900 हमारे भील लोग थे वो भी शहीद हुए। लेकिन कोटिया भील को मारने के लिए मुसलमान को बुलाया गया था स्पेशल तौर पे, कि मुसलमान को कि ये, ताकि हमारे ऊपर इल्जाम न आए कि कल की तारीख में कि राजपूत ने हमारे साथ की इस प्रकार की हरकत की है। लेकिन उस मुसलमान को भी कोटिया भील जो बहुत शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, योद्धा थे, उन्होंने उस आदमी को मार दिया। उस मुसलमान को भी मारा तगड़े तरीके से, और फिर राजपूत राजा वहां पे खड़ा हुआ और उसने युद्ध किया, और उस व्यक्ति की कोटिया भील का सर कलम किया। लेकिन अपने जो सुनते हैं ना कि पुराने टाइम में लोगों के सर कलम हो जाते, धड़ लड़ते थे, ये हम लोगों ने सुने थे। लेकिन कोटिया भील का इतिहास रियल है, और ये उनके जो स्थानीय जो जितने भी इतिहासकार हैं, दूसरे जो जितने भी किताबें लिखी गई हैं, पर इतिहासकारों ने जो भी लेखन पाठन किया है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि उनका सर कलम होने के बावजूद भी उनका धड़ है वो लड़ता रहा। और फिर वो राजपूत राजा वहां पे घबरा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या, इसलिए उन्होंने उनके शरीर के टुकड़े किए ताकि ये आदमी जिंदा ना हो सके। तो इस प्रकार से हम लोगों के साथ जो पहले जो छल कपट हो रहा था वो आज भी जारी है। इस छल कपट को समझने की जरूरत है, इसको समझेंगे तब हम लोग अपने वास्तविक इतिहास, जो पुराने टाइम में हम लोगों को जो जगह नहीं हो गई, जो नहीं मिली है, उसको हम लोग खुद जगह बना पाएंगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा, कोई नहीं, दूसरा कोई अमेरिका से आएगा या फिर अफ्रीका से आएगा, ये हम लोगों में से ही कोई उसको आगे आने पड़ेगा। और हम लोगों में से किसी को ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है या फिर क्या सही हुआ, इसको हम लोगों को जानने की जरूरत है। और ये कब जानेंगे? जब हम शिक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे। अभी जो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कि हम लोगों को वो करना चाहिए, पुराने टाइम में तो हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। हो सकता है कहीं पे भी सामंतशाही लोगों ने हम लोगों को स्कूल जाने से रोका हो, या फिर पुराने टाइम में हम लोगों के घर से स्कूलें दूर थी और उन लोगों ने रास्ते रोक लिए। लेकिन आज भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है और हम लोगों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोकता है। और अब अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। अभी हमारे बच्चे ये छोटे छोटे जो बैठे हैं, इनको स्कूल भेजने की जिम्मेदारी है वो अपने माँ बाप की बनती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी जो औलादें हैं वो बर्बाद हो या फिर वो गलत रास्ते पर जाए। हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बेटे हैं वो एक अच्छे नौकरी लगे हैं, या फिर बिजनेसमैन बने, या फिर अच्छे एक व्यक्ति बने। तो इसके लिए आप स्कूल के दरवाजे तक लेके जाइए। उसके बाद जो स्कूल के अंदर जो शिक्षक गण बैठे हैं वो उस बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको संवारेंगे, अपने आप उसको काबिल इंसान बनाएंगे। लेकिन स्कूल तक तो भेजिए। और स्कूल भेजने के बाद आपकी और जिम्मेदारी क्या बनती है? आप जब घर पे वापस बच्चा आता है ना, भले आप मजदूर हो, आप स्कूल नहीं गए हो, आप स्कूल भले मत गए हो, ये आपका बच्चा नहीं जानता है। आप जब वापस आके बच्चे को पूछोगे कि आज स्कूल में क्या पढ़ के आया है, आज स्कूल में मास्टर साहब ने तुझे क्या जानकारी दी, आज तू क्या सीख के आया है, तो वो बच्चे के मन में डर बैठेगा
कि मेरे जो पिताजी हैं वो पढ़े हैं, उन्होंने स्कूल ज्वाइन की, वो स्कूल पहले से पढ़ रखे हैं। अब उनको ये थोड़ी पता कि मेरे पिताजी या फिर मेरे माता जी है वो स्कूल नहीं गए, तो वो बच्चे के जो मन में डर बैठेगा, वो किताबों से जुड़ेगा, वो पढ़ाई करेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रखें, पूरी निगरानी रखें, ताकि वो बच्चा स्कूल में सही तरीके से पढ़ के भी आएगा और सही तरीके से समझ में भी आएगा उसको। तो ये चीजें जो शिक्षा प्रणाली है। और दूसरी चीज, हमारे पास पैसों का अभाव हो सकता है, लेकिन सरकार बहुत बड़ी योजना चला रही है। जैसे अभी बताए ना, नवोदय में एडमिशन, आप नवोदय में बच्चा अगर कोई होशियार है जो पढ़ना चाहता है, तो उसका नवोदय में सिलेक्शन होगा तो सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। तो आप बच्चों को स्कूल तो भेजिए कम से कम। अभी जीतू जी ने कहा कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो 10वीं से प्लस 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। कितना बड़ा दुख हो रहा है। हम लोगों से कई गुना लोग आगे निकल चुके हैं। लोग कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, न जाने हम लोगों से कितने आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो कल उठने बैठने वाले लोग, हमारे साथ खेलने कूदने वाले लोग, वो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी जगह पे पहुंच गए। लेकिन हम लोग उस गांव से निकलकर खेत में, खेत से निकलकर घर में, वहां तक इर्द गिर्द वहीं तक सीमित रह गए। तो हम लोगों के अंदर समझ में कब आएगा कि हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हम लोग कब समझेंगे इस चीज को? इस चीज को आप समझिए। आपके गांव का बेगवाल पढ़ के कलेक्टर बन रहा, आपके गांव का जाट पढ़कर आईएएस बन रहा है, आपके गांव का दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति पढ़कर आगे अफसर बन रहा है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? जिस प्रकार से दूसरे जो समाज के लोगों को खाना पीना नसीब हो रहा है, वैसा आपके बच्चे भी खा रहे हैं। जिस प्रकार से उनका जो रहन सहन है दूसरी जाति का, वैसा रहन सहन हमारा भी है। तो उनके बच्चे पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे वहीं के वहीं क्यों जमे हुए पड़े हैं? इस चीज को आप समझिए। इस चीजों के पीछे कौन आ रहा है कि हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ के बड़ी बड़ी सीटियों में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे लोगों के पास भी पैसे हैं। एक किसान कौम खेती बाड़ी करता है, उसका बच्चा जब पढ़ता है तो हम लोग भी नहीं पढ़ा सकते क्या? हम लोग भी तो किसान ही हैं, हम लोग भी तो मजदूरी करते हैं जो दूसरे लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, पैसों का दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग कैसे? नशे पतंग उड़ा देते हैं। हम लोगों ने 400 रुपये कमठे के मजदूरी पे गए, 400 रुपये की हाजिरी करने के बाद 100 रुपये का तो दारू पी के आ जाएंगे उन 400 रुपये में से। 300 रुपये बचे, 300 रुपये में 100 रुपये तो गुटकी बीड़ी जर्दे इस प्रकार से उसमें उड़ा देंगे। 200 रुपये में तो हम लोग इधर उधर कहीं थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेंगे या फिर मेहमान सारी में, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे पास बचत के लिए 1 रुपया भी नहीं है। ये जो हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये जो बीड़ी पी रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपका ही बेटा हूं, इसलिए मुझे मजबूरन होकर कहना पड़ रहा है। आप लोग जो बीड़ी पी रहे हो ना, ये नुकसान आप अपना खुद का नहीं कर रहे हो, ये आपका नहीं कर रहे हो, आप इन बच्चों का भी साथ में कर रहे हो। आप लोगों को बीड़ी किसी ने नहीं सिखाई, आप लोगों ने अपने आस पड़ोस के माहौल से सीखा। आप लोगों के पिताजी ने पी होगी या फिर दादाजी ने पी होगी, आप लोगों के अंकल ने पी होगी, किसी ने पी होगी, आप लोगों ने सीखा। कल आपका बच्चा होगा, वो भी बीड़ी पीना शुरू करेगा, वो भी सीखेगा। आप जो नशा पता कर रहे हो, इसका जो प्रभाव है वो आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगा? ये हम लोग भील लोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुख है। आप लोग अब जैसे बुजुर्ग लोग हैं, आप बीड़ी पी रहे हो या दारू पी रहे हो, गुटखा जर्दा खा रहे हो, आपका शरीर इतना आदी हो चुका है कि आप बीड़ी नहीं पियोगे तो आप हो सकता है आपका शरीर में कुछ ऐसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो, या फिर उठ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको दूसरी दवाई की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप इसके लिए मैं आपको एक बहुत तरीका बताता हूँ। मैं अक्सर हम लोग समाज के बीच में जाते था, इस प्रकार की जो दुख होता है उस दुख के समाधान के लिए बात करते रहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, अपने मारवाड़ी में कहावत है ना कि कोई हर जगह काले के काले हैं। तो भीलों की समस्या हर जगह ज्यादातर यही होती है, नशे पते वाली। तो ये आप जो बीड़ी गुटखा जर्दा जितना भी करते हो, ये आप घर से बाहर करके आइए। घर से बाहर करके आओगे, इसका फायदा क्या होगा? आप बीड़ी पियोगे ना, वो आपके बच्चे को पता नहीं चलेगी। आप दारू पियोगे, आपके बच्चे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पिताजी बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा जर्दा खाते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। अब आप उनके सामने ऐसो आराम से पियोगे, ठाट बाट से पियोगे, लुगाई को कहोगे कि ले गिलास लेके आ, या फिर मेरे बीड़ी का बंडल अंदर पड़ा उसको लेके आ, तो बच्चा भी यही सीखेगा, हाँ कि यार पिताजी कुछ अच्छी चीज मंगा रहे हैं। अब उसको ये थोड़ी पता है कि ये गुटखा है या ये जर्दा, ये दारू है। उसको तो यही लगेगा, हाँ कि मेरे पिताजी कोई बढ़िया चीज मंगा रहे हैं। तो वो चीज को सीखेगा और वो समझेगा कि हाँ मैं भी कल पीना शुरू करूंगा। तो धीरे धीरे करके ये लत लग जाती है उनको। तो आप जो दारू बीड़ी जो ये चीजें हैं, ये घर से बाहर आप ये चीजों का सेवन कीजिए,
ताकि आपके बच्चे उस चीज़ को सीखे नहीं। और आप दारू पी के 8-9 बजे के बाद आप घर के अंदर आओगे तो आप तब तक आपके बच्चे सो जाएंगे, और सुबह आप उठोगे तो सुबह उठते आप दारू पीने रहे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप छुटकारा पाओगे तो आपके पैसे बचत होंगे, और पैसे बचत होंगे तब उसका फायदा क्या होगा कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो इसका भी भविष्य सुधरेगा, आप लोगों का भविष्य भी सुधरेगा। तो ये चीजें हैं जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो ये चीज है, मतलब ये अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किसी बात का बुरा मत मानना, ताकि मेरे बुजुर्ग जो पिता तुल्य जो साथी बैठ और युवा साथी, खासकर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग है ना, आप लोग नशे पते में लिप्त मत रहिए। अभी आपने अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोगों, अभी दैनिक भास्कर ने एक अभियान चलाया था कि हमारा राजस्थान किस प्रकार से नशे से पीड़ित है। तो उसमें हमारी जितनी उम्र के युवा साथियों के बारे में जानकारी हुई कि वो टैबलेटें ले रहे हैं, उनको मेडिसिन लेना पड़ रहा है, उनको नशे से छुटकारा दिलाने के लिए उनको न जाने किस किस प्रकार की चोरियां करनी पड़ रही हैं, हरकतें करनी पड़ रही हैं। तो आप इस प्रकार की ये जो बीमारी है जिसको हम लेना नहीं चाहते, ये क्यों गले मोल ले रहे हो आप। तो ये हम लोग नशा पता भी करते हैं, इसका नुकसान हम लोगों को होता है। हमारे कल फेफड़े खराब होते हैं, हमारा शरीर का पूरा सिस्टम खराब होता है, कल हमारी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती है इलाज के लिए, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे होंगे नहीं, क्योंकि पैसे जो होंगे वो नशे में ऑलरेडी पहले से हम उड़ा रुके होते हैं। तो हम लोग कब समझेंगे। आप लोग पढ़ाई में जुड़िए, आप लोग अच्छे लोगों के साथ बैठिए। ऐसा नहीं कल के 2-2 रिवॉल्वर वाले लोग हैं उनसे दोस्ती कर ले, गुंडागर्दी करने वाले उन लोगों से दोस्ती कर ले। उन लोगों से दोस्ती करोगे तो आपको गुंडागर्दी सीखने को मिलेगी। आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोग को शकल सूरत अच्छे नहीं, वैचारिक रूप से अच्छे, दिमाग से अच्छे, उन लोगों के साथ आप बैठोगे तो आपको अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। अच्छी बातें सीखने को मिलेगी तो इसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर भी पड़ेगा, और आपके शरीर के साथ साथ समाज के जो आस पड़ोस के माहौल में जहां आप रह रहे हो वहां पे भी पड़ेगा, जिससे हमारा भला होगा। तो ये चीजें हैं आप लोग समझने की जरूरत है। और आप जो पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप जो ये छोटे भाई बंधु है इनको पढ़ाइए। और ये जो बुजुर्ग जो बैठे हैं मेरे पिता तुल्य, आप मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप तो पढ़ नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे जी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। आप लोग तो नहीं पढ़ पाए हो, आप लोगों को पढ़ाई नहीं नसीब हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आप कल किसी कलेक्टर के बाप बनने की काबिलियत आप रख सकते हो, कल आप किसी एसपी के बाप बनने की काबिलियत रख सकते हो, कल किसी टीचर की बाप बनने की काबिलियत रख सकते हो। ये आप कर सकते हो कि मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा टीचर है, मेरा बेटा पटवारी है। इस प्रकार से आप ये चीजें कर सकते हो। ये चीजें कब करोगे, जब आप पढ़ाई से जोड़ोगे। पढ़ाई से जोड़ोगे तो हमारे साथ कोई छल कपट नहीं कर रहा है। पहले भी हमारे साथ छल कपट जो लोग करते आ रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं। हम दूसरों की बात पहले भी मानते थे, आज भी मानते। जोगाराम जी दुबका साहब ने अभी बताया कि हम दूसरे लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें हमारे लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। भरोसा किस लिए नहीं है? क्योंकि हम खुद भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के साथ गलत कर सकते हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि हमारे साथ भी कोई गलत न करें। तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करिए, ताकि इन एक एक चीज समझ में आ सके कि वास्तव में हम लोग दूसरे लोगों पे भरोसा करने से पहले अपने भाई बंधु के ऊपर भरोसा करें, हमारे भाई बंधु के ऊपर बात करें, उनके साथ बैठे। उनके साथ बैठोगे तब आपका भी भला होगा और सबका भला होगा। हम लोगों के घर में अगर पहले शादी ब्याह होता है या फिर मरना होता है तो सबसे पहले कौन आता है? हमारा भाई आता है, हमारा भाई बंधु आता है, हमारे रिश्तेदार आते हैं। तब हम दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? हम दूसरे लोगों के ऊपर उस टाइम उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा ये काम है वो भाई बंधु ही कर सकता है, हमारे रिश्तेदार ही कर सकते हैं। तब आप उन पे उस टाइम तो भरोसा कर लेते, तो दूसरे टाइम पे भरोसा क्यों नहीं कर लेते हो? तो आप उनके ऊपर भरोसा कीजिए, उनका कदम से कदम मिलाइए, उनका साथ दीजिए, ताकि वो व्यक्ति कहीं पे भी पीछे नहीं हटे और वो आगे बढ़ता रहे। उसको भी गर्व महसूस हो कि मेरे पीछे मेरे भाई खड़े हैं या फिर मेरे साथ मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, कल मैं कहीं डरूं नहीं। कल कुछ मेरे साथ दूसरे लोग जो गलत करेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका मुकाबला करेंगे। हमारे साथ आजकल बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अभी कल की घटना है, गिरदारी भील पोखरण जैसलमेर के अंदर
उनके साथ बहुत बड़े लोगों ने इस प्रकार की अनहोनी की कि उनको मरना पड़ा मजबूरन। और अभी आपने सुना होगा पाक विस्थापित उन लोगों के साथ भी प्रशासन ने न जाने क्या क्या, उन लोगों को भी आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार से केवड़िया के अंदर आदिवासी लोगों को वहां से उनके घरों को तोड़ दिया गया। हमारे बाड़मेर के अंदर वहां के प्रशासन ने हमारे आदिवासी भील भाइयों के मकानों को तोड़ दिया गया। अभी समंदड़ी में घरों को तोड़ दिया गया। इस प्रकार से न जाने हमारे साथ कितने लोग अत्याचार कर रहे हैं, और इन अत्याचारों का हम लोग मुंह तोड़ जवाब तभी दे सकते हैं जब हम लोग जागरूक होंगे, हम लोग जब अपना सर ऊपर करेंगे, हम लोग जब बोलना शुरू करेंगे, तब दूसरे लोग भी कहेंगे कि अब भीलों ने बोलना शुरू कर दिया, अब इनकी बात माननी शुरू कर दी। तब आपके गांव का सरपंच भी सुनेगा, आपके गांव का मुखिया भी सुनेगा, हर कोई आपकी बात सुनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग संभल जाइए, सावधान हो जाइए, सावचेत हो जाइए, ताकि दूसरे लोग भी आपकी बात सुने, आपका मान सम्मान करें। अभी जो सरपंचों वाले चुनाव वाली जो बात चल रही है कि सरपंच चुनाव हो रहे, हमारे भील दारू पीते हैं और वो बिक जाते हैं, मैं नरेश जी के पर्पज से बात नहीं कर रहा हूँ कि इनके गांव में चुनाव है या फिर इस प्रकार से, मैं इनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भीलों की बात आ रही है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों को बदनाम किया जा रहा है। पहले भी बदनाम करते थे, आज भी बदनाम करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में गलत धारणा बैठ जाए कि ये भील तो है कि दारू के पीछे बिक जाएंगे, पवे के पीछे बिक जाएंगे। हमारे लोग दारू पवे के पीछे नहीं पहले बिकते थे, नहीं आज बिक रहे हैं और नहीं आगे बिकेंगे। लेकिन ये हमारे लोगों के साथ क्या करते, इस प्रकार धारणा बिठा, दारू तो दूसरे लोग नहीं पीते क्या, दूसरे समाज वाले दारू नहीं पीते क्या, दारू वो भी पीते हैं, दारू हमारे लोग भी पीते हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ क्या किया, बदनाम किया जाता है कि ये भीलों को दारू पिला देंगे, वोट आ देंगे। आप लोग उनका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दीजिए कि हम लोग दारू में बिकने वाले लोग नहीं है। आपने हमें दारू कहाँ पिलाया? एक व्यक्ति विशेष को दारू पिला रहे हो तो आप इसके पीछे समाज को बदनाम कर रहे हो। अब श्रवण ने दारू पी लिया, इसके पीछे आप पूरी भील समाज को बदनाम थोड़ी कर सकते हो। व्यक्ति विशेष ने जो गलत काम किया उसके पीछे हम समाज के लोगों को बदनाम तो नहीं कर सकते हो। आप लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनको बताइए कि आप समाज को इस प्रकार से बदनाम करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप इस प्रकार से गलत हमारे लोगों के बीच में बात मत कीजिए, तो वो उन लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में भील लोग अब जागरूक हो रहे हैं, संभल रहे हैं, सावचेत हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी चीजें, इनको अपन सीख के हमारे समाज को नई दिशा दे पाएंगे। तो आज आप लोगों ने मान सम्मान दिया और मुझे यहाँ बात रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम गांव वासियों को और जो आयोजन कमेटी जिन्होंने आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा, आप लोगों के बीच में मुझे वैचारिक रूप से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए भी आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। उलगुला जिंदाबाद।